हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अब हमने जो चेंज इन पीएसआर में किया, जो हमने एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में किया, वो चीजें अब एक्यूमुलेट हो रही हैं। वही चीजें हम यहाँ पे भी करने वाले हैं, काफी कुछ और थोड़ा सा अलग। जैसे कि क्या क्या करेंगे इसमें, हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ, अब कोई पार्टनर जाएगा तो पुराने पार्टनर को गेन होगा, तो हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे और हम न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे। फिर इसमें भी हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये सब हम फिर से वही है, कुछ बदला नहीं है, सब कुछ वही है, बस हम दोबारा कर लेंगे, आपके लिए रिवीजन हो जाएगी। जिसको अभी भी इनमें कहीं डाउट आ रहा होगा वो उनका अब क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। फिर प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे भी बनाएंगे। बात क्या है, सब में एक ही चीज कॉमन है कि हमारा ये भी रिकॉन्स्टिट्यूशन का ही एक तरीका है। जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसमें भी 100% कंसेंट चाहिए, ठीक है। अब कोई भी पार्टनर अगर रिटायर होगा तो उसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म ही हो रहा है, तो वही है चेंज इन पीएसआर में जो बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन का था, एडमिशन में नए पार्टनर के आने से पहले ओल्ड पार्टनर्स का था, यहाँ पे पार्टनर के जाने से पहले, यानी कि यहाँ पे ऑल पार्टनर्स को सब मिलेगा। तो यहाँ पे भी रिजर्व, रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सब कुछ नए पार्टनर को, मतलब रिटायरिंग पार्टनर को भी मिलेगा, क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले का सब कुछ कर रहे हैं। तो बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन और आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन का ही खेल चल रहा है सारा, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स, कैपिटल एंड करंट अकाउंट, और क्या बनाएंगे हम, रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाएंगे। इन सब के अलावा अब जो नया आया, ये तो वही है जो हमने अभी तक किया था, इन सब के अलावा अब नया क्या आया, नया आया रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये हमारे पास एक नई चीज आ गई कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है अब उसका लोन अकाउंट बनाना है हमें, ठीक है, समझे। अब कैसे करेंगे ये सब कुछ, सबसे पहले तो बहुत बेसिक सी लेते हैं कि अगर ए, बी और सी तीन पार्टनर्स हैं, 3:2:1 में, बी रिटायर्स, तो हमें मान के चलेंगे ए और सी की जो न्यू रेशो है वो भी 3:1 होगी और जो गेनिंग रेशो है वो भी 3:1 ही रहेगी। कैसे, अगर वैसे तो बड़े वाले क्वेश्चन में तो हमें कुछ दिखाना ही नहीं, एमसीक्यूज में भी कुछ नहीं दिखाना, यही रहेगी 3:1, ठीक है। अगर हमें बोला जाता है कुछ इस तरह से कि ए, बी और सी 3:2:1 है, बी रिटायर्स एंड हिज शेयर इज टेकन by A and C in 1:2 रेशो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो रेशो है ये तो गेनिंग रेशो है 1:2, तो ये तो गेनिंग हो गई। अब बात ये है कि A गेन्स, ए ने कितना गेन किया, 1/3 ऑफ बी का शेयर कितना है 2/6, तो 2/18।
ठीक है, सी गेन्स, सी ने कितना गेन किया 2/3 ऑफ 2/6। फिर से समझ लो एक बार कि इस क्वेश्चन में हमें कुछ भी मेंशन नहीं था, तो हमें क्योंकि कुछ भी मेंशन नहीं था तो ऑटोमेटिकली अगर बी रिटायर हो रहा है तो ए और सी का रेशो, इसको हटने के बाद ए और सी का रेशो 3:1 या गेनिंग रेशो भी 3:1 ही रहेगा। अगले केस में हमें ये बोला गया कि ए और सी बी का शेयर 1:2 में ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये गेनिंग रेशो हो गई। तो अब क्योंकि ये गेनिंग रेशो है तो हमने निकाल दिया ए गेन 1/3 ऑफ 2/6, सी गेन 2/3 ऑफ 2/6, तो ये हो गया 4/18। अब एज न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर 3/6 प्लस 2/18, 11/18। C's new share 1/6 plus 4/18, तो हमारे पास 11:7 ए और सी की न्यू रेशो आ गई। समझे? अब एक और केस लेते हैं। मान लो हमारे पास ए, बी और सी 3:2:1 पर हैं। बी रिटायर हो गया और न्यू रेशो ऑफ ए एंड सी इज 1:2। अब यहाँ पे हमें 1:2 न्यू रेशो ही दी हुई है, तो हमें क्या निकालना है कि ए ने कितने से गेन किया, ए और सी। तो गेनिंग रेशो क्या होगी, गेनिंग रेशो में हमेशा न्यू रेशो ज्यादा होगी, जो पॉजिटिव है माइनस ओल्ड रेशो। ठीक है, तो इसका मतलब 1/3 माइनस 3/6, 2 माइनस 3। अब ये -1/6 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए गेन नहीं कर रहा, ए इज सैक्रिफाइसिंग। ये बात समझ में आई? ये बात क्लियर हुई कि ए सैक्रिफाइस कर रहा है यहाँ पे? क्लियर हुआ? 3/6, तो यानी कि सी गेन कर रहा है बाय 3/6। समझे? तो ये एक वैरायटी होती है क्वेश्चन की। तो ये अलग अलग वैरायटी है जिससे हम गेनिंग रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सेम चलेगा, पहली एंट्री फॉर राइटिंग ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल। जो हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल है उसे हम राइट ऑफ करते हैं। किस रेशियो में करते हैं? ओल्ड रेशियो में, अमंग ओल्ड पार्टनर्स। अब यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स कौन है? ऑल पार्टनर्स। तो हम कहेंगे ऑल पार्टनर्स कैपिटल, और अगर हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो करंट अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। ये वो गुडविल है जो कि बैलेंस शीट में होती है और ये हम ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, जो हमें बैलेंस शीट में गिवन होती है, बैलेंस शीट वाली, जो बैलेंस शीट में असेट साइड पे हमें गुडविल गिवन है, दैट हैज टू बी राइट ऑफ इन ऑल द पार्टनर्स, क्योंकि वही हमारे यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स हैं, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बिल्कुल सेम चल रहा है, सबसे पहला काम यही करना है। सेकेंड एंट्री होती है फॉर एडजस्टमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका जो शेयर ऑफ गुडविल है, अगेन हम चेंज इन पीएसआर में क्या कहते थे? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग।
ठीक है ना। एडमिशन में क्या कह रहे थे, गेनिंग, गेनिंग कौन होता था, न्यू पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग। यहाँ पे भी वही है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, लेकिन यहाँ पे गेन कौन कर रहे हैं, जो पार्टनर्स रिमेनिंग है। तो रिमेनिंग पार्टनर्स, कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर्स, कैपिटल और करंट अकाउंट। तो कॉन्सेप्ट वही चला आ रहा है। जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं ये हमारे गेनिंग है, ये हमारा सैक्रिफाइसिंग है, क्योंकि ये तो जा रहा है। हमारा पर्पस हमेशा रिकॉन्स्टिट्यूशन में यही है कि इस रिकॉन्स्टिट्यूशन की वजह से किसी भी पार्टनर को, आने वाले जाने वाले एग्जिस्टिंग किसी भी पार्टनर को अननेसेसरी ना तो कोई लॉस हो और ना वो प्रॉफिट गेन करे। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में दो ही एंट्रीज आती हैं, वन फॉर राइटिंग ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल एंड अनदर फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो ये एंट्री होगी, दैट्स इट। बस दो ही एंट्री है इसमें, ठीक है। बाकी उसके अलावा जो जनरल रिजर्व होता है, सेकंड वाली एंट्री ऐसे है कि जैसे, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये तुम्हारी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में गुडविल तुम्हें दी हुई है, मान लो 50,000। तुम्हारे ए, बी और सी है 2:2:1। ए रिटायर हो गया और वैल्यू ऑफ गुडविल वो आई हमारी 15,000 की। जब ए रिटायर हुआ तो उसकी रिटायरमेंट के समय गुडविल की वैल्यू 15,000 है फर्म की। तो अब हम क्या करेंगे, पहली एंट्री ए, बी, सी, 2 गुडविल, ठीक है। ये कितने से करेंगे, 20, 20 और 10, 50। फिर दूसरी एंट्री रिमेनिंग टू रिटायरिंग, रिमेनिंग कौन है, बी, सी, और रिटायर कौन होना है, ए। अब हमें कुछ भी नहीं गिवन, तो हम ओल्ड रेशो यानी कि ए चला गया तो बी और सी की रेशियो 2:1, यही गेनिंग रेशियो है और यही न्यू रेशियो है। तो हम क्या करेंगे, जो 15,000 गुडविल है उसमें से ए का शेयर निकाल लेंगे, 6,000। इस 6,000 को ए और बी में 2:1 में 2:1 अच्छा, मेरे को लगा 4,000 बोल रहा है, 4,000 and 2,000, ठीक है। हमने क्या किया, जो फॉर्म की गुडविल थी 15,000 उसको ए के शेयर में पहले ए को दे दिया और फिर जो उनकी गेनिंग रेशियो थी उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखना, ये 15,000 बेटा फॉर्म की गुडविल थी, 15,000 में से ए का शेयर था 2/5, तो ये दे दिया 2/5। फिर इन दोनों का 2:1 था ना, ये गेनिंग रेशियो है, गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2:1 में। बस समझ में आया। अगर हमारे पास जनरल रिजर्व होता है तो जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, कोई भी कंटिजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, यानी कि जो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते आए हैं वो सब हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन ऑल पार्टनर्स में, मतलब जनरल रिजर्व टू एबीसी ऑल पार्टनर्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू एबीसी अगर प्रॉफिट है तो, लॉस है तो एबीसी टू पी&एल। मतलब जितनी भी आइटम हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे वो अभी भी डिस्ट्रीब्यूट ही करेंगे। ये लिख लो, फिर मैं एंट्रीज लिखवा देती हूँ। अब जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या एंट्री करते हैं,
जनरल रिजर्व डेबिट होगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर कोई भी वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, वही सेम कॉन्सेप्ट कि हमारा अगर कोई लायबिलिटी जनरेट हो गई तो वो लायबिलिटी एडजस्ट करने के बाद, अगर इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू कम हो गई तो वो मार्केट वैल्यू एडजस्ट करने के बाद जो भी फंड डिस्ट्रीब्यूट होगा वो पार्टनर्स में एडजस्ट हो जाएगा। ऑल पार्टनर्स, रिटायरिंग पार्टनर को भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि रिटायरिंग पार्टनर को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो रिकॉन्स्टिट्यूशन उसके रिटायर होने तक का सब कुछ उसका राइट है। तो ऑल पार्टनर्स, कैपिटल एंड करंट अकाउंट, तो इन सबको डेबिट कर दिया और ये किस रेशो में जाएगा? ओल्ड रेशो में। ये पूरा का पूरा ओल्ड रेशो में जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ऑल पार्टनर्स, कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिटेड टू, अगर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो वो लॉस है ना, यानी कि वो असेट साइड पे अगर शो हो रखा है तो वो लॉस है, वो पार्टनर्स के डेबिट में जाएगा। अगर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये सब ओल्ड रेशो में जाएगा। ये सब हमारा ओल्ड रेशो में जाएगा, ठीक है। समझ में आई ये बात? तो इस तरह से सेम प्रोसेस चलेगा, बस अब रिटायरिंग पार्टनर को भी मिलेगा, जबकि एडमिशन में न्यू पार्टनर को कुछ नहीं मिलता, लेकिन यहां रिटायरिंग पार्टनर को मिलेगा, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट में वही कि बाय इंक्रीज इन असेट, बाय डिक्रीज इन लायबिलिटी। रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट नॉमिनल नेचर का है, डेबिट में सारे एक्सपेंसेस, क्रेडिट में सारी इनकम। तो डेबिट में क्या आ गया इसके? टू डिक्रीज इन असेट्स, टू इंक्रीज इन लायबिलिटी। सेम, बिल्कुल सेम है, मैं सिर्फ एक बार याद दिला रही हूं फिर से, सब कुछ सेम है। और फिर यहां जो प्रॉफिट होगा या जो लॉस होगा वो ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन ओल्ड रेशो। तो अगर प्रॉफिट या लॉस कुछ भी होता है वो ओल्ड पार्टनर्स में जाएगा, ठीक है। समझ ले रणविजय, पहले समझ ले, लिख लेना, पहले समझने पे कंसंट्रेट कर लो, लिख लेना आराम से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट भी उस तरह से बनेगा, ठीक है, कहीं कोई चेंज नहीं आया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल में अगर ये हमारे ए, बी और सी हैं और मान लो हमारा सी रिटायर हो रहा है, ठीक है, सी रिटायर हो रहा है, तो अब बैलेंस बीटी तो तीनों का ही होगा, जनरल रिजर्व, P&L, ये सब भी हो गई, ठीक है। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, अगर कोई फंड है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये सब डेबिट में। अगर गुडविल राइट ऑफ की है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है,
ये सब इन सबको मिलेगा। इसमें ऐसा कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा कि किसी को ना मिले, सबको मिलेगा। ठीक है, ये इसको भी मिल गया, सबको मिल गया सब कुछ। ठीक है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या रिवैल्यूएशन लॉस, ये भी सबको मिल गया। अब बात आती है गुडविल की एडजस्टमेंट की। गुडविल के एडजस्टमेंट में क्या कर रहे हैं, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, यानी कि रिमेनिंग कौन है, ए और बी, ये डेबिट हो रहे हैं और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रिटायर कौन हो रहा है, सी। तो ये गुडविल की एडजस्टमेंट है। रिमेनिंग डेबिट हो गए, रिमेनिंग डेबिट हो रहे हैं और क्रेडिट कौन हो रहा है, रिटायरिंग, यानी कि बाय ए और बाय बी। इसका बस ध्यान रखना है कि रिमेनिंग टू रिटायरिंग का मतलब है कि रिमेनिंग पार्टनर्स डेबिट हो रहे हैं तो उसके डेबिट में टू सी यानी कि रिटायरिंग पार्टनर, और जो बच गए वो इधर। नॉर्मल लेजर पोस्टिंग है लेकिन फिर भी कई बार गड़बड़ हो जाती है, इसलिए तुम्हें ध्यान से दिखा रही हूँ। ठीक है, रिमेनिंग टू रिटायरिंग भी आ गया। अब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, अगर हमें कुछ भी मेंशन नहीं है उसके बारे में कि उसके अकाउंट का क्या किया हमने, तो हम उसके लोन में ट्रांसफर कर देते हैं बैलेंसिंग फिगर। उसका बैलेंस शीट ही कभी नहीं आता, उसके लोन में हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया, फिर टू बैलेंस सीडी, ये सिर्फ ए और बी का आएगा। फिर से समझ लो कि कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंसेस तीनों के आएंगे, जनरल रिजर्व तीनों को मिलेगा, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड, रिवेन्यूएशन प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सब तीनों को मिलेगा। डेबिट में गुडविल रिटर्न ऑफ, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, रिवैल्यूएशन लॉस, सब कुछ सबको मिलेगा। बस जो गुडविल की एंट्री है वो रिमेनिंग टू रिटायरिंग है, तो वो हमें रिमेनिंग पार्टनर्स डेबिट, तो उनकी डेबिट साइड पे आएगी कॉरेस्पॉन्डिंग रिटायरिंग पार्टनर के नाम से, और जो रिटायरिंग पार्टनर है उसमें ए और बी आएगा। ठीक है, ए और बी को क्योंकि कंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस तो उनका बैलेंस सीडी आएगा जो बैलेंस शीट में जाएगा, लेकिन क्योंकि सी रिटायर हो रहा है तो सी का बैलेंस सीडी में ना आके सी लोन में जाएगा, और फिर बैलेंस शीट में सी का लोन हम अलग से दिखा देंगे। तो देखा जाए तो बात तो वही रही ना, बैलेंस सीडी भी तो लायबिलिटी साइड पे शो कर रहे हैं, हमने सी का लोन भी लायबिलिटी साइड पे शो किया। समझ रहे हो? तो इस तरह से ये हमारे अकाउंट क्लोज हो जाएंगे। यहां तक वो पोर्शन था जो कि तुम्हारा एडमिशन तक का था। मैंने स्टार्टिंग के जो टॉपिक्स लिखवाए उसमें मैंने एक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं लिखवाया, वो भी करना है हमें। तो यहां तक का वो टॉपिक था जो कि हम कर चुके हैं, बस अब रिटायरमेंट के कंटेक्स्ट में करना है। तो अब हमें जो नए टॉपिक करने हैं वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और रिटायरिंग पार्टनर जो ये लोन है, अगर इसका लोन हमें बनाने को आ जाए इंस्टॉलमेंट्स के साथ तो वो कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहले ही नोट डाउन करो, उसके बाद फिर मैं एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें क्या कह रहे हैं कि NS and G were partners in the ratio of 2:3:5. On 31st March 2016, their balance sheet is as follows. बैलेंस शीट हमें दी हुई है, G रिटायर, डेटर्स 6000 के बैड डेब्ट्स हुए हैं, 5% प्रोविजन है, पेटेंट्स, मशीनरी, बिल्डिंग, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स, न्यू रेशियो भी दी हुई है, गुडविल ऑफ द फर्म भी दी हुई है, जर्नल एंट्रीज मांगी हैं। ठीक है, तो अब तुम, क्योंकि तुम्हें जर्नल एंट्रीज में ज्यादा दिक्कत आ रही थी तो मैंने जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन ही चूज कर लिया है। कैसे करते हैं जर्नल एंट्रीज? आपको सबसे पहले बैलेंस शीट को देखना है कि जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दो आइटम्स हैं जो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो हमने कहा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड कितना है, 90,000 टू NS और G, टू N's कैपिटल अकाउंट, S कैपिटल अकाउंट और G's कैपिटल अकाउंट।
ठीक है, किस रेशियो में जाएगा? 2:3:5 में, यानी कि 45 हो गया, 18 और 27। फिर सेकेंड एंट्री, ये फर्स्ट एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री NSG टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, 75,000। अगेन 2:3:5, इन तीनों में डेबिट। कितना कितना हो जाएगा? 15,000, 22,500 और 37,500। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद ये दो हो गया। अब नीचे आ जाओ डेटर्स की। डेटर्स हमारे बैड डेब्ट्स में आ गए। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट 6,000। प्रोविजन हमारे पास ऑलरेडी 15,000 का था, तो हमने प्रोविजन से ही इसे राइट ऑफ कर दिया। अगर हमारे पास ऑलरेडी प्रोविजन होता है डाउटफुल डेब्ट्स का, तो हम वहीं से उसे राइट ऑफ कर देते हैं। अगर नहीं होता तो हम रिवैल्यूएशन में डालते। अब हमारे पास, अगर मैं यहाँ वर्किंग नोट्स करूं इतने पोर्शन में, तो इन वर्किंग नोट्स में मुझे ये पता है कि 15 प्रोविजन जो है 15,000 का था, उसमें से 6,000 का यूज हो गया, बचा 9,000। नहीं बांटेंगे, कॉन्फिडेंस से गलत। डेटर्स हमारे पास 135 के थे, जिसमें से 6,000 बैड डेब्ट्स हो गए, बचे 129। प्रोविजन कितना बनाना है? 5% ऑन 129। कितना हो गया? 6,450 है ना। अब हमारे पास 9,000 का प्रोविजन है, जिसमें से 6,450 हमें चाहिए सिर्फ, यानी कि बाकी एक्स्ट्रा है तो वो हटा देंगे, वो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में चला जाएगा। तो अब हम यहाँ एंट्री करते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, डेबिट कितना? 9,000 माइनस 6,450, तो ये हो गया 2,550। अब यहीं पे देख लो कि ऐसी और कौन सी आइटम है जहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। कौन कौन सी आइटम है? पेटेंट्स कंप्लीट विद रिटर्न ऑफ मशीन। 6,450 तो ऐड होगा ना। 6,450 का हमें प्रोविजन चाहिए। हमारे पास ऑलरेडी प्रोविजन 9,000 बचा है। इतना हमने बना लिया। बनाना इतना चाहिए था ना, तो हमारे पास ऑलरेडी ज्यादा बना हुआ है ना, तो हम कम कर देंगे, ठीक है। अब पेटेंट्स, स्टॉक, मशीनरी सब डेप्रिशिएट हो रही हैं। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स भी हमारे लिए लॉस है, यानी कि इसमें से कोई भी आइटम ऐसी नहीं है जहां पे रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा हो, ठीक है। तो हम सिंपली यहाँ पे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब ऐसी आइटम जिनसे रिवैल्यूएशन डेबिट होगा वो क्या है? वो है पेटेंट्स, $90,000 क्योंकि कंप्लीटली राइट ऑफ हो गए। स्टॉक, मशीनरी, स्टॉक एंड मशीनरी और बिल्डिंग, तीन चीजें हैं।
ये सब 5% से, तो स्टॉक का 5% 15,000, 7,500, मशीनरी का 45, मशीनरी का 45, 22,500 और बिल्डिंग का 15,000। ठीक है, तो कितना आ गया डेबिट में? ये 9, काफी ज्यादा ही आ रहा है। 1 लाख तो ये पूरा ही हो गया। 27, 34,500, 134,500, 135 है, 135। Yes, ma'am. 20,000 हो जाएगा 45। अब इसमें से 531,000। हाँ अच्छा, मैंने ये मिस कर दिया था। अब 135 और 12,550, तो हमारे पास नहीं, कुछ तो गड़बड़ है अभी भी। ये गलत है, गलत बोलते हैं इतने कॉन्फिडेंस से। क्रेडिटर्स भी तो हैं अनरिकॉर्डेड एंड अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स ऑफ 30,000 विल बी टेकन ऑफ, तो ये भी तो है क्रेडिटर्स 30,000 है ना। हाँ, तो कितना था? 165। अब 165 में से कितना माइनस करेंगे? 165 में से 2,550 माइनस किया, 4,216, तो ये आ गया लॉस NSG टू रिवैल्यूएशन 162,450 करो डिवाइड, ये तो आ गया 225 और ये आ गया, ये आ रहा है कितने नालायक हो ना, तो कैलकुलेशन तुम नहीं कर सकते हो, इसमें ये दे रखा है। फिर इसके बाद गुडविल की जो ट्रांजैक्शन है 90,000 गुडविल है, N और S की न्यू रेशियो है 2:3, तो N ने कितना गेन किया? 2/5 माइनस कितना था? 2/10, 4 - 2। अब एक चीज और भी देख सकते हो, N और S है ना, देखो इसमें भी जरूरत नहीं है। हाँ देखो, NSG के 2:3:5 है, N और S की 2:3 है, तो इसका मतलब इनकी गेनिंग भी 2:3 हो गई। रिमेनिंग टू रिटायरिंग, रिमेनिंग टू रिटायरिंग में कितना आ गया? गुडविल है 90, उसमें से G का शेयर 5/10 45 और इसको 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 18 और 27। ठीक है, ये जर्नल एंट्रीज हो गई। अब एक जर्नल एंट्री जो इसमें लिखी नहीं है लेकिन हमें करनी पड़ेगी, वो होगी G's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 6 नंबर का, G's कैपिटल टू G's लोन। हमें उसके कैपिटल अकाउंट की एंट्री, कैपिटल को लोन में ट्रांसफर करने की एंट्री करनी ही करनी होगी, इवन इफ दे डोंट मेंशन इट। ठीक है, अब G का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना है? 4,50,000। अब यहां से देखो G कहां कहां आ रहा है, यहां पे क्रेडिट में आ रहा है तो प्लस हो गया, और यहां डेबिट में आ रहा है तो माइनस हो गया, और कहां कहां कहां, यहां डेबिट में आ रहा है तो माइनस हो गया, और यहां पे क्रेडिट में आ रहा है प्लस हो गया। तो ये आ गया 90, 5,40,000 और इसमें से माइनस कर दिया हमने 2, 5, 7, 8 और 11, तो कितना आ गया? 5, 7, 2, 1, 2, 4, 421,275। तो ये सारी एंट्रीज हाफ ऑफ मार्क की होंगी। तो अगर देखा जाए तो हाफ ऑफ मार्क के हिसाब से 9 एंट्रीज हैं, तो 4.5 मार्क तो यहाँ हो गए। अब इसमें से कुछ एंट्रीज जो है वो 1 नंबर की हो जाती है, जैसे कि ये वाली एंट्री हमेशा 1 नंबर की होती है, बाकी सारी एंट्रीज हाफ ऑफ की हो गई, तो 5 हो गया।
और 1 नंबर आपका हो जाता है नरेशन एंड फॉर्मेटिंग, कटिंग्स, इन सब का। ये एग्जामिनर के हाथ में रहते हैं कि वो 1 नंबर, अगर आपने नरेशन नहीं लिखी तो उसका पूरे में ओवरऑल में 1 नंबर कट जाएगा। आपने फॉर्मेट नहीं बनाया, रुपीस नहीं लिखा, कटिंग्स कर दी, इन सब का मिला के 1 नंबर है। अब तुम्हें लगता है कि हम 99 में खुश हैं तो 1 नंबर कटवा लेना, तुम्हें पूरे 100 चाहिए तो मत करना।